नमस्कार। सपा का दामन छोड़ बागी होकर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतार दिया। लखनऊ कैंट वो सीट थी जिस पर अपर्णा की नजरें टिकी हुई थी। कहा तो ये तक जा रहा था कि बीजेपी के टिकट पर अपर्णा इस सीट से चुनाव लड़कर जीत सकती हैं, लेकिन ये क्या, बीजेपी ने अपर्णा के अरमानों पर पानी फेर दिया। कहा यह भी जाता है कि इसी सीट से लड़ने के लिए वो सपा छोड़कर बीजेपी में आई थी, क्योंकि सपा से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। खैर, फिर उम्मीदें टिकी मैनपुरी की करहल सीट पर। कहा जाने लगा कि बीजेपी अपर्णा को अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन यहां भी खेला हो गया। बीजेपी ने अपर्णा को दरकिनार कर बघेल को मौका दे दिया। खैर, खास बात यह रही कि चुनावों में टिकट कटने के बाद निराश और हताश होने के बजाय अपर्णा ने मोर्चा संभाला और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है। हर दिन वो किसी न किसी सभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही है और हुंकार भर रही है। इस दौरान अपर्णा सपा पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रही है। एक तरफ अपर्णा खुद को शेरनी बताते हुए सपाई गुंडों से न डरने की बात कहती है और दूसरी तरफ ओपी राजभर जैसे नेता खुलासा करते हैं कि अपर्णा ने मुलायम से घर वापसी की गुहार लगाई है। इन सब के बीच एक सवाल सभी के जहन में है। वो सवाल ये कि अपर्णा जिस सीट के लिए अखिलेश से लड़ गई, मुलायम की बात नहीं मानी, बागी होकर विरोधी पार्टी के खेमे में चली गई, उससे उन्हें क्या फायदा हुआ। कई लोग इसे लेकर अपर्णा का मजाक भी उड़ा रही हैं, कह रही हैं कि घर की बहू का बागी होना नुकसानदायक साबित हुआ। हालांकि इसी बीच कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि अगर 10 मार्च को बीजेपी की यूपी में वापसी होती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दबी जुबान में कुछ राजनीतिज्ञों ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो अपर्णा का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक खबर तो है नहीं। चुनावों के बाद जो परिणाम आएंगे उसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अपर्णा को लेकर इस तरह की खबरें बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबरें यह भी हैं कि अगर बीजेपी चुनावों में जीतती है और सरकार बनाती है तो अपर्णा को विधान परिषद के रास्ते योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। खबरें यह भी हैं कि अपर्णा को स्वाति सिंह का मंत्रालय वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सौंपा जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अटकलबाजी है। अभी तो चुनावों के लिए मतदान होना है, फिर परिणाम आने हैं और उसके बाद देखना होगा कि अपर्णा से जुड़ी इन खबरों में कितना दम है। आपको क्या लगता है, क्या अपर्णा को योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरेगा? आपका इस खबर पर जो भी कहना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मनीष दीक्षित जी का और ब्रजेश पाठक जी का, हिमांशु दुबे जी का। और मैं बस इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर हम सारे पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हम सभी ने अभी मन की बात सुनी। उसके उपरांत मैं बस इतनी बात बोलना चाहती हूँ कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। 47,000 से ज्यादा भू माफिया और गुंडे आज जेल में हैं। 2,000 करोड़ की अवैध संपत्तियों पर जिस तरह से आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कार्रवाई करी है वो भी बहुत सराहनीय है। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं, आज यूपी में कम से कम 39 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि कितने सारे गरीब जो आयुष्मान और स्वास्थ्य रक्षा कवच की ये योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में करीबन 2.5 करोड़ शौचालय बने हैं, 43 लाख लोगों को पक्का घर मिला है, 2 करोड़ गैस कनेक्शन, 15 करोड़ लोगों को डबल राशन मुफ्त मिल रहा है और करीबन 1.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन मिला है। ये हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं। विशेषता मुझे ये भी बात कहनी है कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं
और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार में है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी, कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है? और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोडी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहां पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं? और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारा पड़ोसी जो उत्तराखंड है, उसकी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, वो भी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आई है क्योंकि वो भी वहां प्रताड़ित महसूस कर रही थी। तो इस तरीके की जो राजनीति है कि सिर्फ प्रियंका जी जो सिर्फ स्लोगन दे देती हैं, करना नहीं है कुछ, स्लोगन की राजनीति करनी है, तो स्लोगन की राजनीति से कुछ नहीं होगा। उससे हाँ हो सकता है आप जैसे अच्छे मीडिया भाइयों का कवरेज जरूर मिल जाए, पर देश जानता है कि विकास कौन कर रहा है। विकास सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हुआ है, दिख रहा है, होगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी। जय हिंद, जय भारत। पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ और अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ मैं उसी बात पे बात करूँ। मैंने विनोद जी कोई इस तरीके की बात नहीं कही थी। आप उस इंटरव्यू को कृपया ध्यान से सुन लीजिए। जी क्या कह रहे हैं? ठीक है, हर विरोधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो क्या उनके बयान हम लोग जो है सीरियस ले लें क्या? अभी आपको पाठक जी ने उत्तर दिए। एक बात मैं और बता दूं,